हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज बात कर रहे होंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा की, और इस चैप्टर के अंदर इन टोटल 5 प्रकार की सीरीज और उनके कन्वर्जन की बात कही गई है। तो इस पूरे के पूरे चैप्टर को अगले कुछ समय के अंदर हम समाप्त कर रहे होंगे इसी वीडियो के अंदर। तो भाई कुर्सी की पेटी बांध लेना, और अगर इस चैप्टर के आपको नोट्स चाहिए तो मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मैं दे दूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारे स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर। देखो अलग अलग किताबों में अलग अलग है, तो मैं कोई चैप्टर नंबर नहीं बोल रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा की जरूरत क्या है या इसका मतलब क्या होता है। देखो पिछले चैप्टर में अपन ने क्या करा, सेंसस मेथड, सैंपलिंग मेथड, इनके थ्रू बहुत सारा रॉ डेटा, कच्चा डेटा, या जो भी हमने कलेक्ट करा है उस फॉर्मेट के अंदर लेकर के अपने ऑफिस में आ गए। अब वो डेटा शायद 100 पेज, 200 पेज, 300 पेज मान लेते हैं, इस किताब के अंदर वो डेटा है ना, पूरा 100 200 300 पन्नों के अंदर वो डेटा है। हर पन्ने पे एक पर्टिकुलर बंदे की डिटेल यहां पर लिखी हुई है। अगर इस डेटा को मैं उठा के अपने हेड के पास ले जाऊं, सर ये रहा वो डेटा जो मैंने कलेक्ट किया, तो वो मुझे इंस्टेंट नौकरी से निकाल देगा। हाँ निकाल देगा। वो बोलेगा इस पूरी किताब का मैं क्या करूंगा, इस डेटा को कुछ ऐसे अरेंज करके लाओ कि मुझे इसको देखने, समझने, जानने, पहचानने में आसानी हो, और मैं सिर्फ एक नजर मारूं और मुझे समझ में आ जाए कि मुझे क्या काम करना है। तो इस पूरे प्रोसेस को, जहां पर हम उस रॉ डेटा को एक मीनिंग देते हैं ताकि वो फर्दर एनालाइज होने के लिए, उसका मीन, मीडियन, मोड, चार्ट और पॉलिसी, ये सब बनाने के लिए काम का रहे, उसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। अगर एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन पढ़ोगे तो इट रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ रॉ डेटा, मतलब पूरा डेटा को ऐसे अरेंज करो इन सच अ फॉर्म दैट कंपैरिजन एंड एनालिसिस कैन बी पॉसिबल, जिससे कंपैरिजन और एनालिसिस पॉसिबल हो। ठीक है कि भाई ज्यादा वाले कौन से हैं, कम वाले कौन से हैं। फॉर एग्जांपल इन 100 लोगों के डेटा को मैंने इनकम के बेस पे डिवाइड कर दिया। 0 से 50,000 इनकम कितने लोगों की है, 50,000 से 1 लाख इनकम कितने लोगों की है, 1 लाख से ऊपर इनकम कितने लोगों की है। तो मैंने इस डेटा को एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक, इनकम, इसके बेस पर डिवाइड कर दिया। अब क्या होगा, कंपैरिजन करने में आसानी हो जाएगी कि कम इनकम वाले ज्यादा हैं, ज्यादा इनकम वाले ज्यादा हैं, या बहुत अच्छी इनकम है, वेल टू डू फैमिली वाले ज्यादा लोग यहां पर हैं। समझ गए? तो हम डेटा को एक कैरेक्टरिस्टिक का तड़का लगाकर अलग अलग छांट देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। इन ऑर्डर टू मेक रॉ डेटा मीनिंगफुल, इट इज इंपॉर्टेंट that it must be classified on the basis of different characteristic। अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। Hence, classification refers to a process in arranging things in group and class। अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग क्लासों के अंदर डेटा को अरेंज कर। अब ये करते कैसे हैं, आप क्लासेस जो बना रहे हैं, क्लासिफिकेशन का जो तड़का लगा रहे हैं, वो तड़का कितने तरीकों से लगा सकते हैं। तो पहले 2-3 तड़के थ्योरेटिकल वाले हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल पे आते हैं। सबसे पहला बेसिस होता है आपका ज्योग्राफिकल बेसिस, यानी कि आप डेटा को डिवाइड कर रहे हैं एरिया के हिसाब से। भैया ये जो 100 लोगों का डेटा है, इनमें से 10 लोग हैं अजमेर के, इनमें से 15 लोग हैं जयपुर के, इनमें से 30 लोग हैं आगरा के, बाकी बचे हुए हैं मथुरा के, और छोटे मोटे जो रह गए हैं वो है दिल्ली के। हमने पूरे डेटा को क्लासिफाई कर दिया एरिया के हिसाब से, इसको हम बोलते हैं ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। क्लियर हो गया? आप चाहो तो ऐसे क्लासिफाई कर लो डेटा को, ऐसे पसंद नहीं आ रहा तो क्रोनोलॉजी के बेस पे कर लो, टाइम के बेस पे। ठीक है, जैसे ये इतने लोग, जो इनमें से 10 लोग हैं, ये 1991 के पास आउट हैं, बाकी 1992 के पास आउट हैं, बाकी 1993 के पास आउट हैं। ठीक है, करा टाइम के बेसिस पे हमने डेटा को डिवाइड कर लिया। आप ज्योग्राफी के डेटा पे कर सकते हैं, टाइम के बेसिस पे, क्रोनोलॉजी के बेसिस पे कर सकते हैं। पहला जैसे कम से ज्यादा कर दिया, 10 15 20 ऐसे जिनका मान लो एज है उसके हिसाब से कर दिया। क्रोनोलॉजी मतलब सीक्वेंस के हिसाब से डिवाइड कर दिया। ये भी पसंद नहीं आ रहा तो आप क्वालिटी के बेस पे डिवाइड कर सकते हो डेटा। ठीक है, क्वालिटी में 2 प्रकार की क्वालिटी होती है, एक होती है सिंपल, एक होती है मैनीफोल्ड। सिंपल का मतलब ब्लैक एंड व्हाइट, मैंने पूरा डेटा उठाया, बीच में एक लाइन खींची, आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ, खत्म। जैसे मैंने लाइन खींच दी, इधर बोला गोरे इधर काले इधर, एग्जांपल बदलता है। लाइन खींची, मेल इधर फीमेल इधर, ये क्या हो गया, आपने एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे पूरे डेटा को डिवाइड कर दिया 2 कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, एग्जांपल मेल फीमेल, हेल्दी अनहेल्दी, कंप्लीटली डिफरेंट, कंप्लीटली अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक यहां पर अटेन कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, इसके अलावा ये तो हो गया सिंपल।
कोई ज्यादा कंफ्यूजन नहीं, इधर से इधर आधे इधर। दूसरा होता है मेनी फोल्ड, जहां पर कई फोल्ड आ जाते हैं, मतलब कई सारी कैरेक्टरिस्टिक आप एक ही डेटा में यूज कर रहे हो। जैसे मैंने बोला 0 से 50,000 मैंने इनकम में डिवाइड किया, भाई 3 कैटेगरी बना दी, 0 से 50,000, 50,000 से 1 लाख और 1 लाख एंड अबोव। इसमें भी डाल दिया मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, इसमें भी मेल फीमेल और इसमें भी मेल फीमेल। तो ये क्या हो गया, मेनी फोल्ड। पहला फोल्ड ये और दूसरा फोल्ड ये। हो सकता है और नीचे आप डाल दो, एज ग्रुप डाल दो, बिलो 20, मोर देन 20, ऐसा कुछ डाल देते हैं अपन। ठीक है, तो यहां पर भी आप अगर एग्जांपल देखोगे तो हमने एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक लगाए। पहले स्किल्ड है, नॉन स्किल्ड है, कोई स्पेसिफिक काम करने के लिए व्यक्ति कर सकता है, नहीं कर सकता है। अगर कर सकता है तो क्या ये पढ़ा लिखा था या अनपढ़ था, पढ़ा लिखा था या अनपढ़ था। सीधी भाषा में 2 लेवल में हमने डिवाइड किया इसको। ये है लेवल 1 पहली कैरेक्टरिस्टिक, ये है लेवल 2 दूसरी कैरेक्टरिस्टिक। आप चाहें तो इसमें 2 3 4 कैरेक्टरिस्टिक कितनी भी आ सकती है। बस मैनीफोल्ड का मतलब आपने क्वालिटी के बेस पर क्या करा है, इनको कई फोल्ड के अंदर डिवाइड करा। अब ये पूरा का पूरा पार्ट थ्योरी है, बट अब जो यहां से आगे पढ़ रहे हैं वो कहलाता है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन एंड द होल चैप्टर डिपेंड अपॉन इट ओनली। पूरा का पूरा चैप्टर उसी एक पार्ट पे डिपेंड करता है। चलो आगे बढ़ जाते हैं उसी पे। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन यानी एक ऐसा क्लासिफिकेशन जिसके अंदर आप क्वांटिटी, नंबर्स पे काम कर रहे हो। अब क्योंकि आपका स्टैटिस्टिक्स है तो नंबर होना कंपलसरी है और इसलिए नंबरों पे इतना जोर दिया जा रहा है। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू। अब ये करने के लिए आपको अपना दिमाग खाली करना पड़ेगा, आपको जितना भी आता है सब कुछ भूल जाओ और जो जो हम यहां पढ़ रहे हैं उनको ध्यान से सुनो। ये करने के लिए आपको कुछ नंबर ऑफ क्लासेस बनानी पड़ती है, कुछ क्लासेस फ्रेम करनी पड़ती हैं। ये ध्यान में रखते हुए कि आपका डेटा कम से कम कितना जाता है, ज्यादा से ज्यादा कितना जाता है। जैसे मान लो मेरा, अभी मैंने बोला कि भाई इनकम जो है ना 0 से लेकर के 2 लाख तक जा रही है, तो मुझे पता है मिनिमम लिमिट 0 है, मैक्सिमम लिमिट 2 लाख है। इसको ध्यान में रखते हुए मैं क्लासेस बनाऊंगा। जैसे मैंने बना ली, मान लो 50,000 की 4 क्लासें बना दी। 0 से 50,000 वाले एक ग्रुप में, 50,000 से 1 लाख एक ग्रुप में, 1 लाख से 1.5 लाख एक ग्रुप में और 1.5 लाख से 2 लाख एक ग्रुप। ये मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है कि भैया मेरा बड़ा डेटा है, 2 लाख तक इसकी वैल्यू जा रही है। तो ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, ये देखते हुए हम एक डेटा को टेबल के फॉर्मेट में, नंबर्स के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी ध्यान रखते हैं उस डेटा की रेंज कहां तक जा रही है, कि भाई कितना ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है डेटा। अब जब हम इस डेटा को पढ़ेंगे न्यूमेरिकल टर्म्स में, तो कुछ टर्म्स हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है, जिसमें एक सबसे कॉमन टर्म आने वाली है वेरिएबल। वेरिएबल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट इन कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स। चाहे मैथमेटिक्स पढ़ लो उसमें भी यही आता है भैया। वेरिएबल मतलब वो चीज जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्या बोला, जिसकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है। जैसे एक्स, अबे तेरी एक्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इन वेरिएबल्स की। एक्स वाई जेड हम यूज करते हैं ना मैथमेटिक्स में, लेट द वैल्यू ऑफ एक्स बी दिस, लेट द वैल्यू ऑफ वाई बी दिस। हर क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू बदलती है। सिमिलरली अगर अपन स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे, तो अगर मैंने आपको बोला कि क्लास 11th के बच्चों के मार्क्स, तो यहां पर क्लास 11th के बच्चों की जो हाइट है, हाइट, अगर मैंने ये बोला कि भैया पूरी क्लास 11th कॉमर्स के बच्चों की हाइट नापनी है, तो ये जो हाइट है ना, ये कहलाएगी हमारा वेरिएबल। अब हाइट आपकी 136 हो सकती है, 140 हो सकती सेंटीमीटर, 150 हो सकती है, 160, कितनी भी हो सकती है। तो आप देख रहे हो ये हाइट एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू बदल रही है, कुछ भी हो सकती है, ये सभी इसकी वैल्यूज है। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स वेरिएबल का मतलब होता है जिसकी बहुत सारी वैल्यूज होती है। ये वेरिएबल 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, यहां से ध्यान से देखना बेटा, क्योंकि पूरा चैप्टर इन्हीं टर्म्स पे बेस होता है। वेरिएबल बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है डिस्क्रीट वेरिएबल, एक होता है कंटिन्यूअस वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल का मतलब ऐसी टर्म्स जिनकी वैल्यू पॉइंट्स में नहीं आएगी। जैसे मैंने बोला आपको, फॉर एग्जांपल ले लो कि तुम्हारे मार्क्स कितने हैं, ठीक है, और मैं फुल मार्क्स दे रहा हूं, मतलब पॉइंट में मार्क्स नहीं देता, ठीक है। एमसीक्यू है पेपर 40 नंबर का, तुम्हारे मार्क्स कितने हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। तो अब यहां पर वैल्यू कितनी आ सकती है, 40 नंबर है, 30 नंबर है, 35 नंबर है, 36 नंबर, कोई 36.25 ऐसे मार्क्स नहीं है। तो वो डिस्क्रीट वेरिएबल की कैटेगरी में आ जाएगा, जहां पर वैल्यू फुल या कंप्लीट नंबर्स के फॉर्मेट में चल रही है। ठीक है, आपका रैंक कौन सा आया,
ये क्या है, डिस्क्रीट वेरिएबल की कैटेगरी में आएगा। रैंक 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 10 है, 20 है, 40 है, कितना भी हो सकता है, पर ऐसा नहीं हो सकता सर 13.5 रैंक आया मेरा, रैंक पॉइंट में नहीं आ रहा। तो यहां पर ये वेरिएबल डिस्क्रीट वेरिएबल कहलाएगा, जहां पर वैल्यू कंप्लीट नंबर में आती है। किसमें? कंप्लीट नंबर्स। अब हमेशा ऐसा नहीं होता है। यहां पर बात कर लेते दूसरे टाइप के वेरिएबल की, जो कंटिन्यूअस वेरिएबल कहलाता है, जिसकी वैल्यू फ्रैक्शन में भी आ सकती है, और ये बेसिकली रेंज का डेटा जब होता है तब काम आता है। रेंज का डेटा मतलब जैसे मान लो कि 100 बच्चे हैं क्लास में और मार्क्स 0 से 40 तक है, ठीक है। अब आप एक एक बच्चे के अगर नंबर लिखोगे इस पेपर पे, तो वो भी लिखने में आपको शायद 5 पन्ने लग जाएंगे, एक पन्ना, 2 3 4 ऐसे 5 पन्ने लग जाएंगे। ये 5 पन्ने ले जाऊंगा मैं अपने बॉस के पास, तो फिर नौकरी से निकाल देगा, बार बार नौकरी से निकाल देगा। क्यों बोलेगा? बोले भैया ये 5 पन्ने कौन पढ़ेगा, क्या समझ में आ रहा है इससे? तो जब बड़ा डेटा होता है, बहुत सारे लोगों का डेटा होता है, तो हम रेंज का इस्तेमाल करते हैं। रेंज का मतलब, मैंने बोला भैया 0 से 10 नंबर वाले कितने बच्चे हैं, आप बोले सर 15 बच्चे हैं, तो मैंने ये रेंज बना दी। तो ये कंटिन्यूअस वेरिएबल कहलाएगा, क्योंकि यहां पर क्या आ रही है, एक रेंज आ रही है कि इससे इस तक के सारे लोग इसी क्लास के अंदर आ रहे होंगे। समझ गए? क्लियर हो गया? अब इन दो वेरिएबल को ध्यान में रखते हुए हम बना रहे होंगे कुछ सीरीज। सीरीज मतलब डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब आप इसके बाद कोई भी चैप्टर पढ़ो पूरी स्टैट्स के अंदर, आप इन सीरीज को ही बना रहे हो, ठीक है। चाहे आप प्रेजेंटेशन पढ़ लो और प्रेजेंटेशन की मदद से तुम बार डायग्राम बना लो, हिस्टोग्राम बना लो, मीन निकाल लो, मीडियन निकाल लो, मोड निकाल लो, कोरिलेशन कर लो, या फिर इंडेक्स नंबर, कुछ भी कर लो, आप इन टोटल ये सीरीज ही बना रहे होंगे। तो ये सीरीज कितने प्रकार की होती है जानना बहुत जरूरी है। बेसिकली सीरीज दो प्रकार की होती है। पहली कहलाती है इंडिविजुअल सीरीज, बना के देखेंगे अपन। दूसरी कहलाती है फ्रीक्वेंसी सीरीज। क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी सीरीज। जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना बेटा। फ्रीक्वेंसी सीरीज के अंदर दो प्रकार की सीरीज बनती हैं। एक होती है तुम्हारी डिस्क्रीट सीरीज और एक होती है तुम्हारी कंटिन्यूअस सीरीज। मतलब समझाऊंगा अभी बना के। डिस्क्रीट सीरीज को फ्रीक्वेंसी एरे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी एरे। अब आप समझेंगे सर क्या होता है ये, तो बेहतर रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज। एक ऐसी सीरीज जिसमें कोई भी टर्म रिपीट नहीं होती। एक ऐसी सीरीज जो डेटा बहुत लिमिटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं कि भाई एक नंबर बनाते हैं अपन और ये बताते हैं कि भाई 5 लोग जो इस कंपटीशन में भर्ती हुए थे, ठीक है, इनके मार्क्स कितने आए हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये 5 लोगों के मार्क्स मैक्सिमम टू मिनिमम, यहां पर सर 100 में से थे तो सबसे ज्यादा वाले क्या है 95, फिर आए 80, फिर आए 75, फिर आए 60, फिर आए 55। ये 5 लोगों के मार्क्स हैं एक पर्टिकुलर कंपटीशन में। यहां पर किसी के भी मार्क्स रिपीट नहीं हो रहे। यहां पर जो आपने सीक्वेंस है वो डिसेंडिंग ऑर्डर है, यानी कि बड़े से छोटा आपने लिख रखा है। इसको हम कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज, जहां पर कोई भी टर्म रिपीट नहीं हो रही है, डेटा भी लिमिटेड है, कोई किसी प्रकार की फ्रीक्वेंसी नहीं आ रही। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कौन कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो यहां पर रिपीटेशन भी अलाउड नहीं है, ठीक है। सादा सिंपल सीरीज है, 4-5 लोगों का डेटा है, ठीक है। मैंने आपको बोला कि भाई आपकी क्लास में क्या कहते हैं रैंक्स में देख लो भाई, 1st से 10 तक लिख लो किस किस कौन कौन से रैंक है। तो आपने नाम लिख दिया कि भाई सर फर्स्ट रैंक जो है ना वो आया है राजू का, फिर आया है श्याम, फिर आया है बाबूराव, और ऐसे करके हमारे 10 तक रैंक है। तो यहां पर भी आपने ऑन द बेसिस ऑफ देयर रैंक्स हम डिवाइड कर दिया। तो ये क्या हो गया आपका इंडिविजुअल सीरीज। सादा सिंपल, डायरेक्टली बस पोस्ट कर देना। क्या होता है डेटा कभी भी ऐसे नहीं होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि भैया आप लोगों का कोई भी चीज कभी रिपीट नहीं हो। रिपीटेशन होते हैं, नंबर्स बढ़ते हैं। ज्यादा लोगों का डेटा ले रहे हो, जैसे मान लो 100 लोग हैं क्लास में, ठीक है। मार्क्स आपके 5 4 3 2 1, ठीक है। मान लेते हैं आपके मार्क्स क्या है, आइदर 5 मार्क्स, 4 मार्क्स, 3 मार्क्स, 2 मार्क्स, 1 मार्क्स, यही नंबर मिलेंगे आप। 100 लोग हैं तो अब सबके अलग अलग मार्क्स तो हो नहीं सकते। ऐसे 10 लोग होंगे जिनके 5 नंबर आए होंगे, शायद 15 लोग होंगे जिनके 4 नंबर आए होंगे।
तो जब डेटा बढ़ जाता है और डेटा रिपीट होने लग जाता है, तो हम इसको यूज ना करके इसको यूज करते हैं, कहलाता है डिस्क्रीट सीरीज या फिर फ्रीक्वेंसी एरे। अब वो कैसे बनती है उसको समझने के लिए हम पहले आपको थोड़े टर्म्स समझा देते हैं, ताकि जब हम इनको बनाएंगे तो अपन कंफ्यूज नहीं होंगे। सबसे पहली टर्म जो आपको समझनी है वो है फ्रीक्वेंसी वर्ड। ये बड़ा कॉमन टर्म है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कौन कितनी बार आया है। जैसे मैंने आपको बोला कि 5 नंबर जो है ना वो 8 बच्चों के आए हैं। 5 नंबर 8 बच्चों के आए, तो हम ये कहेंगे कि 5 की फ्रीक्वेंसी है 8। क्या है? 5 नंबर की फ्रीक्वेंसी है 8, यानी 5 मार्क्स इज ऑब्टेन बाय 8 स्टूडेंट्स। समझ में आ गया फ्रीक्वेंसी का मतलब? ठीक है। नेक्स्ट, क्लास फ्रीक्वेंसी। क्लास फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? जब हम डेटा को डिवाइड कर लेते हैं क्लासेस के फॉर्मेट में, जैसे 10 से 15, 15 से 20, 20 से 30, तो अब 10 से 15 के बीच में कितने बच्चे हैं? मान लेते 12 बच्चे हैं, तो ये हो गई इस पूरी क्लास की फ्रीक्वेंसी। ठीक है। जब इंडिविजुअल आइटम की फ्रीक्वेंसी कहलाते हैं ये, और जब पूरी क्लास के बारे में बात करते हैं तो ये। अब क्या है, जब पुराना टाइम था ना तो ऐसे कंप्यूटर तो हुआ कम करते थे। तो मान लो 8 बच्चे हैं, ऐसे नंबर लिखे हुए, जैसे देखो यहाँ पे एक नंबर लेते हैं, ये मार्क्स लिखे हुए मान लो बहुत सारे बच्चों के। ठीक है। अब भैया इसको रिप्रेजेंट करना है, तो अब रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? आप बोलोगे सर 10 नंबर कितने लोगों के हैं? 1 2 3 4 5 लोगों के हैं, तो हम लिखेंगे सर 5 लोग। ऐसे 12 नंबर कितने लोगों के हैं? आप बोलोगे सर देखो 1 2 3। ठीक है। 8 नंबर कितने लोगों के हैं? आप बोलोगे 1 2 3 4 और 5। अरे यार भूल गया। तो जब आपका डेटा बड़ा हो जाता है तो ये भूलने वाला कॉन्सेप्ट तो कॉमन होता है। यार ये, अरे सर ये 5वां था, ये 6ठा था, ये 4था था, ये गड़बड़ हो जाती है। तो यहां पर इस काम को आसान करने के लिए एक टूल का इस्तेमाल किया जाता है, वो कहलाता है टेली बार। टेली बार का मतलब क्या होता है? हम काउंट करते हैं और हर काउंटिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इसी डेटा के अंदर अगर मैं एक यहां पर बना देते हैं मार्क्स और लिख लेते हैं टेली बार। ठीक है। ये लिखे अपन ने मान लो मार्क्स। ठीक है। और ये लिखी टेली बार। ठीक है। ये टेली बार हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम याद रखें कि कितनी बार आया है। ये कुछ नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी को दिखाने का तरीका है। जैसे अभी अपन भूल गए ना कि यार 8 कितनी बार आया था, तो अपन ने क्या करा, इसको फ्रीक्वेंसी में लिखने से पहले अपन यहां लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखो, जैसे मैंने बोला इसके अंदर कितने नंबर है, देखो एक है 10, एक है 12, एक है 8, एक है 9, एक है 15। ये 5 नंबर है मेजरली यहाँ। ठीक है। तो अब देखो क्या करना है। जैसे मैं 10 लिख रहा हूं तो मैंने लिखा 10 पहली बार आ गया तो एक टिक लगा लिया, दूसरी बार आ गया दूसरा टिक, तीसरी बार आ गया तीसरा टिक, चौथी बार आ गया चौथा टिक। ठीक है। अब सोचो 10 बार आया या 8 बार आया मान लो, तो 5 6 7 8। तो बात तो घूम फिर के वही रही कि भैया वापिस इसको काउंट करना पड़ेगा, ये 1 2 3 4 5 6, इतनी मेहनत फिर करनी पड़ेगी। तो भैया एक ही बार कर लेते, इससे अच्छा तो मेहनत। तो यहां पर इस मेहनत को बचाने के लिए टेली मार्क में एक कला डाली गई, एक टेक्निक डाली गई। टेक्निक क्या है कि टेली बार को 5-5 के ग्रुप में बना देने का। क्या करने का? 5-5 के ग्रुप में। जैसे एक, अरे कहां गया रे, 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5। अब आसान है ना? पर अभी भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि क्या है, बच्चे हैं। 1 2 3 4 5, फिर और 1 2 3 4 5, फिर खुद ही भूल गए सर ये 5 है या ये 5 है। तो इसको आसान करने के लिए टेली बार को बनाने का एक तरीका इजाद किया गया कि आप इस 5 के ग्रुप को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे? ऐसे 1 2 3 4, और जैसे ही 5 हो जाता है आप एक क्रॉस लगा दो। जैसे ही क्रॉस लगा इसका मतलब ये 5 का ग्रुप बन गया। अब आप भले से शुरू कर दो, 5 5 5। अब देखो ये दिख रहा है ना 3 क्रॉस है, तो मतलब ये 15 है। जब हम इस 10 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो देखो वापस करते हैं, पहली बारी, दूसरी बारी, तीसरी बारी, चौथी बारी और ये 5वीं बारी। तो अब हमारे लिए आसान हो गया कि ये लिखना कि भाई 10 की फ्रीक्वेंसी है 5, कि 10 जो है इस पूरी टेबल में 5 बार आ रहा है। सिमिलरली अगर 12 की बात करें तो 1 बारी, 2 बारी,
तीन बार आ रहा है, तो हमने डायरेक्टली इसको लिख दिया कि इसकी फ्रीक्वेंसी है 3। बात करते हैं 8 की, तो 1 बारी, 2 बारी, 3 बारी, 4 बारी, 5 बारी, ये हो गया 5 पूरा, 6 और 7, 6 और 7, तो एक ये 5 का ग्रुप प्लस 2, तो ये हो गया 7। समझ में आ गया? अब बात करते हैं 9 की, तो 1 बारी, 2 बारी, 3 बारी, 4 बारी, 1 2 3 4 4। 15 कितनी बार आ रहा है? 1 बार, 2 बार, 2 बार, 1 2, ये आ गया आपका। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है? आसान है? इजी है? समझ गए? ठीक है, फ्रीक्वेंसी और एक टेली बार का मतलब समझ में आ गया। अब अगर इसमें से मैं टेली बार को गायब कर दूं, तो माना कि ये कहलाती है तेरी डिस्क्रीट सीरीज, जहां मार्क्स के साथ उनकी फ्रीक्वेंसी बता दी जाती है कि कितने लोगों के कितने बार रिपीट हुए हैं, कितने लोग। अब जैसे अपन इसको बोलते हैं, ऐसे लिखना, ये इंडिविजुअल है, ये आपका इंडिविजुअल सीरीज है, पर ये कोई लॉजिक बता नहीं रहा हमें, तो हमने क्या करा, क्योंकि रिपीटेशन बहुत ज्यादा था, तो हमने इस तरीके से कर दिया। क्लियर हो गया? अब मान लो कि रिपीटेशन है ही नहीं, पर डेटा फिर भी बहुत बड़ा है, मतलब 200 बच्चों के नंबर है, रिपीटेशन बहुत रेयरली होगा, क्योंकि पॉइंट्स में भी मार्क्स आ जाते हैं आपके, मतलब मान लो 40 में से 0 से 40 तक मार्क्स है, तो किसी के 1.5 नंबर, 2.5 नंबर, सवा नंबर, 15 नंबर, 15.5 नंबर, 15.6 मार्क्स, कितने भी मार्क्स आ सकते हैं। अब जब यहां पर डेटा बहुत बड़ा है और रिपीटेशन भी नहीं है, तो डेटा बहुत बड़ा है तो इंडिविजुअल सीरीज में नहीं आ सकता, रिपीटेशन ज्यादा नहीं है तो हम इसके अंदर भी नहीं डाल सकते, बात वही है कि वापस लिखना पड़ेगा। तो इस पर्टिकुलर डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम हमारी तीसरी सीरीज के बारे में बात करते हैं, ये वाली कहां गई, ये कंटिन्यूअस सीरीज, जिसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की सीरीज क्या करती है कि हम उस पूरे डेटा को कुछ क्लासेस के अंदर बांट देंगे। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि आपके मिड टर्म एग्जाम या मान लो यूनिट टेस्ट हो गए, जिसमें आपको 0 से 40 तक के मार्क्स लाने थे। ठीक है, अब आपके कितने भी आ सकते हैं, 0 भी आ सकते हैं, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 38 39 कितने भी आ सकते हैं। ठीक है, क्लास में 200 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, तो हमने क्या करा, हमने एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाई, जिसको कुछ इस तरीके से लिखा, ये लिखे मार्क्स, ये लिखी फ्रीक्वेंसी, और यहां पर हमने एक टेबल जनरेट कर दी, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। ये क्या हो गया, ये टेबल जनरेट हो गई, जिस टेबल में बता रहा हूं 0 से 10 40 बच्चों के आए हैं, 10 से 20 मार्क्स 30 बच्चों के आए हैं, 20 से 30 15 बच्चों के आए, या मान लो कितना हो गया, 70 हो गया ना, तो 20 बच्चों के आए हैं, और 30 से 40 टोटल 10 बच्चों के आए हैं। समझ गए? अब 100 बच्चों का डेटा कंप्राइज करके हमने इतने से फॉर्मेट के अंदर दिखा दिया, आसान हो गया। अब यहां पर यह बात है कि मैं बता नहीं सकता कि भाई टॉप किसने किया है, सबसे ज्यादा किसके है, मैक्सिमम मार्क्स कौन से रिपीट, ये सब नहीं बता सकता, पर हाँ डेटा को मैं ऐसे छोटा करके बता सकता हूं। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा ब्रीफिंग करें कि भाई इसके अंदर कौन कौन सी चीज क्या क्या है, तो जो ये आपको दिख रहा है, ये कहलाता है पूरा क्लास इंटरवल। क्या कहलाता है? क्लास इंटरवल। ठीक है, इसके अंदर क्लास इंटरवल आपके 10 का है, सबके अंदर 10 का गैप है। ठीक है, सबके अंदर 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। इसके अंदर जो ये है, ये कहलाती है लोअर लिमिट। क्या कहलाती है? लोअर लिमिट। ठीक है, इसको कई किताबों में L1 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये जो है, ये कहलाती है आपकी अपर लिमिट। ठीक है, कई किताबों में इसको L2 के नाम से जाना जाता है, कई इसको U1 के नाम से भी लिख देते हैं, तो वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, यहां तक क्लियर? और जो इन दोनों के बीच का नंबर है, उसको बोलते हैं M, यानी कि मिड वैल्यू। ठीक है, जैसे अगर पहली क्लास की मिड वैल्यू निकालनी या दूसरी क्लास की निकालनी हो, तो 10 + 20 डिवाइडेड बाय 2, मिड वैल्यू आ जाएगी आपकी 15। ठीक है, ये कैसे किया, L1 + L2 डिवाइडेड बाय 2, ऐसे आप मिड वैल्यू निकाल सकते हैं। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? कंटिन्यूअस सीरीज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कब बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, क्लियर हो गए? ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो ये है ना, इसी के 5 पार्ट हैं, 5 टाइप्स हैं, जो कि आपको पढ़ने हैं चैप्टर में। ठीक है, कौन कौन से हैं? पहले पार्ट की बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज।
अगर इसको अपन देखें ध्यान से, देखो मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ और ध्यान से देखते हैं इसको, अब थोड़ी बारीकियों में चलते हैं, मजा आएगा। ठीक है, बारीकियां पे आ जाओ। अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे ये बताओ कि 10 नंबर जिसके आए हैं वो इन चारों में से कौन सी क्लास में है? 10 नंबर जिसके आए हैं वो इन चारों में से कौन सी क्लास में है? तो आप बोलोगे सर देखो वो दो क्लासों में है। 10 नंबर जिसके आए वो हो सकता है यहां पर भी हो और वो यूं हो सकता है यहां पर भी। तो मैंने बोला कि भैया अगर 10 नंबर वाला यहां पर भी है यहां पर भी है, वो दो जगह है, तो आपके तो बच्चे बढ़ गए। आप बोलो 10 नंबर 0 से 10 में कितने बच्चे? 40 बच्चे खड़े हो गए। 10 से 20 में कितने बच्चे? 30 बच्चे खड़े हो गए। पर पता लगा इन 30 में से 4 तो वो खड़े हैं जो पिछली बार भी खड़े थे, क्योंकि उनके 10 नंबर है। तो ये जो एक्सट्रीम पॉइंट है ना, ये दिक्कत दे रहा है। देखो हर जगह यही है, हर जगह कॉमन है। इस प्रकार की सीरीज को हम एक्सक्लूसिव सीरीज बोलते हैं। जिसका पहला पार्ट है ना वो यही है। एक्सक्लूसिव सीरीज का मतलब ऐसी सीरीज जिसके अंदर अपर लिमिट उस पर्टिकुलर क्लास में काउंट नहीं होती है। यानी कि 0 से 10 वाली सीरीज में 10 नंबर वाले बच्चे काउंट नहीं होंगे। जिनके 10 मार्क्स है वो 0 से 10 में बैठे रहेंगे। वो कब खड़े होंगे? वो खड़े होंगे 10 से 20 वाली सीरीज में। ठीक है, आप बोलोगे सर 10 से 20 वाली में फिर 20 वाले, वो भी नहीं खड़े होंगे, वो खड़े होंगे 20 से 30 वाली में। आखिरी वाली में तो एक्सेप्शनल केस है तो वो मान लेते हैं अपन। ठीक है, तो यहां पर एक्सक्लूसिव सीरीज का मतलब क्या है? बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्सक्लूसिव बोलते हैं कि सर जिसमें डिफरेंस है, नहीं, एक्सक्लूसिव का मतलब वो सीरीज जिसकी अपर लिमिट उस क्लास में काउंट नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि वही अगली क्लास की लोअर लिमिट है। ठीक है ना, अगर मैं 10 को यहां काउंट कर लूंगा तो यहां नहीं कर पाऊंगा। इसलिए एक्सक्लूसिव सीरीज मतलब वो सीरीज जिसमें नंबर टूट नहीं रहे, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये दोनों सेम है, टूट नहीं रहे हैं। ठीक है, बट ध्यान ये रखना है कि ये जो 20 नंबर है ये इसमें काउंट होगा, इसमें नहीं होगा। 30 नंबर इसमें काउंट नहीं होगा, इसमें होगा। समझ गए? क्लियर? तो सर ऐसी सीरीज बता देते हैं जिनमें काउंट किया जाता है। तो आती है सेकंड टाइप की सीरीज, इनक्लूसिव सीरीज। अब वो बनाते कैसे हैं? देखो बहुत आसान है। हाँ, ये मान लो वही सीरीज है, हम मार्क्स और फ्रीक्वेंसी। इंक्लूसिव सीरीज कुछ ऐसी सीरीज आपको दिखेगी, मैं 10 से ले रहा हूं मार्क्स, है ना, थोड़ा बेहतर रहेगा वरना कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, मान लो 10 से ही नंबर है, 10 से 19, 20 से 29, 29 से 39 और 39 से 49। ये आपकी एक सीरीज हो गई। ठीक है, फ्रीक्वेंसी वही ले लेते हैं इसकी, 40, 30, 20 और 10। ठीक है, अब देखो इसके अंदर ऐसा कोई लफड़ा नहीं है। इसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट जो है वो इसी की है, अगले वाला अगला ही है। मतलब ऐसा नहीं है दोनों बराबर हैं। इसको हम कहते हैं इंक्लूसिव, बिकॉज अपर लिमिट जो है हर क्लास की, मतलब ये नंबर, ये इसी में काउंट है। फ्रीक्वेंसी इसकी भी है, तो 19 नंबर वाले जो बच्चे होंगे वो 10 से 19 में ही खड़े होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 20 वाले 20 में ही खड़े होंगे, दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप बोलोगे सर ये सीरीज बहुत बढ़िया है, बिल्कुल अच्छी बात है, तालियां बजाओ, ये सीरीज सबसे अच्छी है, ऐसी सीरीज होनी चाहिए। पर मैं बोलूंगा ऐसी सीरीज नहीं होनी चाहिए। और अगर गलती से आपको ऐसी सीरीज मिल भी जाती है तो आपको इसको सुधारना पड़ेगा। क्यों सुधारना पड़ेगा? मुझे इस सीरीज को देख के बताओ उस बच्चे का क्या करूं मैं जिसकी 19.5 है। उस बच्चे का क्या करूं, उसको कौन सी सीरीज में डालूं? ये आपके साथ, ना तो वो इसमें रहा ना वो इसमें आया, दोनों के बीच में फंस गया। उस बच्चे को कहां डालूं जिसके 29.5 आए? उस बच्चे को कहां डालूं जिसके 39.5 आए हैं? तो अगर क्वेश्चन में आपको इंक्लूसिव सीरीज मिल भी जाती है तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्सक्लूसिव में। अब बात आती है सर कन्वर्ट कैसे करें? कन्वर्ट करना बहुत आसान है, बस थोड़ा सा अपन यहां पर लॉजिक लगाएंगे। देखो लॉजिक क्या है, कुछ स्टेप है, ध्यान से सुनना। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट, कैसे कन्वर्ट करते हैं इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में? इंक्लूसिव मतलब जिसकी अपर लिमिट काउंट होती है, मतलब जिसमें डिफरेंस आपको दिख रहा है। एक्सक्लूसिव मतलब जिसकी अपर लिमिट काउंट नहीं होती, 10 ऊपर भी आ रहा है 10 नीचे भी आ रहा है। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करना है ध्यान से देखना। स्टेप नंबर 1 से शुरू कर रहे हैं। स्टेप 1, सबसे पहले आप ये देखिए कि L2 ऑफ नेक्स्ट क्लास एंड L1, ओ सॉरी, L1 ऑफ नेक्स्ट क्लास एंड L2 ऑफ फर्स्ट क्लास में कितना डिफरेंस है। कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब किसी भी क्लास की लोअर लिमिट
और उससे पहली वाली की अपर लिमिट, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। जैसे मैं यहां पर लिखता हूं स्टेप 1 के अंदर, डिफरेंस बिटवीन लोअर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास एंड अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास। ठीक है, क्योंकि यही तो डिफरेंस है जो हमें खत्म करना है। बस ये एक रुपए का डिफरेंस है जो कम करना है हर जगह, यही डिफरेंस कम करना है। दोनों अगर जीरो में कर दूं उसको तो काम हो जाएगा मेरा। ठीक है, जरूरी नहीं है आप सेकंड और फर्स्ट का ही लो, आप थर्ड सेकंड किसी का भी ले सकते हो। तो हमारे यहां पर आया कि भैया दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 1। कितना आ रहा है? 1। स्टेप नंबर 2 के अंदर आपको करना है डिवाइड इट बाय 2। डिवाइडेड बाय 2, जो भी डिफरेंस आया है, अपना भी 1 आया, 5 आए, 10 आए, 20, कितना भी डिफरेंस आ जाए उसको 2 से डिवाइड कर लो। तो 1/2 कितना हो गया? 0.5 हो गया। 2 से क्यों डिवाइड करा सर? 2 से हमने इसलिए डिवाइड करा क्योंकि दो ही एक्सट्रीम पॉइंट होते हैं, एक लोअर लिमिट एक अपर लिमिट, दो लिमिट होती है, इसलिए दो बार ही अपन ने उसको डिवाइड करा। ठीक है, अब क्या करना है, हमारे पास एक कॉमन डिफरेंस आ गया 0.5 का। अब देखो ध्यान से, ध्यान रखना क्या करना है हमें। स्टेप नंबर 3, रिड्यूस या माइनस कर दो स्टेप 2 में जो आया है फ्रॉम लोअर लिमिट ऑफ एवरी क्लास एंड ऐड कर दो जो स्टेप 2 में आया है उसी को, एक जगह से माइनस और एक जगह से ऐड कर दो, फ्रॉम अपर लिमिट ऑफ एवरी क्लास। मतलब क्या है? मतलब बहुत आसान है। अब इसको सुधारने के लिए मुझे क्या करना है, इस लोअर लिमिट में से वो जो आया अपना 0.5 उसको माइनस करना है और इसमें से उसको ऐड करना है। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देखो 0.5 माइनस एक जगह और एक जगह ऐड हो रहा है, वैल्यू नलिफाई हो रही है। अब देखो ये करने से मेरा क्या हुआ, 10 में से अगर 0.5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9.5 और 19 में 0.5 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 19.5। सिमिलरली अगले में 20 में से 0.5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 19.5 और अगले में इसमें जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, सिमिलरली अगले में भी ऐसा ही हो रहा है। समझ में आ गया? अब तो सब सुधर गए, अब सब क्लियर है। अब आप सवाल पूछो 19.5 कहां खड़ा होगा? 19.5 इस वाली क्लास में खड़ा होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। मैं एक बार और रिपीट कर दूं, क्या करना है हमें, कन्वर्जन कैसे करते हैं, बहुत आसान है। पहले आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो, जो डिफरेंस हमारा आ रहा है उसको डिवाइड बाय 2 करो, जो आंसर आया लोअर लिमिट में से उसको माइनस कर दो, अपर लिमिट में उसको जोड़ दो, काम खत्म हो गया। ये कन्वर्जन हो गया। अब इस सीरीज को यूज करके आपको जो भी क्वेश्चन करना है वो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? चलिए तीसरे प्रकार की सीरीज हम देखते हैं। पहली दूसरी हो गई इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव, तीसरी होती है ओपन एंड सीरीज। ऐसी सीरीज जिसके एंड ओपन है, दोनों छोर खुले हैं, दोनों छोर खुले हैं। जैसे मैं एक सीरीज बनाता हूं, यहां देखो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से सीरीजें आसान हो रही हैं, बस एक प्रॉब्लम देती है। ठीक है, एक सीरीज है वही मार्क्स की, फ्रीक्वेंसी की, 10 से 20, 20 से 30, पहली और आखिरी ये दोनों गायब है। यहां लिखा हुआ है बिलो 10 और यहां लिखा हुआ है अबोव 30। बस ये कहलाती है ओपन एंड सीरीज। ऐसी सीरीज जिसके अंदर पहला छोर गायब है और आखिरी छोर गायब है। आप बोलोगे सर फिर क्या करना है? देखो इस प्रकार की सीरीज को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर कोई भी अब मीन मीडियन मोड निकालना है तो आप अबोव एंड बिलो में नहीं निकाल सकते। क्या लिखोगे? तो उसको करने के लिए भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, इतना कंफ्यूज नहीं होना है। इसको कन्वर्ट करना मतलब बच्चों जैसा काम है, आप अभी तक कन्वर्ट ऑलरेडी अपने दिमाग में कर चुके हो। आप ये देखो कि क्लास इंटरवल कितने का है। ठीक है, अब बिलो 10 है तो 10 से कम उतना चले जाओ और अबोव 30 30 से आगे उतना चले जाओ। 10 से 20, 20 से 30, क्लास इंटरवल आ रहा तुम्हारा 10। बिलो 10 तो 10 से 10 और चले जाओ तो 0 से 10 हो गया। ठीक है, अबोव 30 तो 30 से आगे निकलना है अपने को। कितना? क्लास इंटरवल 10 रहे तो 30 से आगे निकल जाओ।
40 खत्म किस्सा, हो गया कन्वर्जन। कंफ्यूज नहीं होना है तुम्हें, बहुत लोग कंफ्यूज कर देते हैं, अरे ऐसा मुश्किल कुछ नहीं है, सिंपल है, आसान है, ठीक है, इजी। चलो चौथे प्रकार की सीरीज पढ़ते हैं, मिड वैल्यू सीरीज। ये और भी आसान है भैया, ऐसी सीरीज जिसके अंदर क्लासे नहीं गिवन है, बस मिड वैल्यू गिवन है। ये लो मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी 5, 15, 25, 35, ठीक है, और यहाँ फ्रीक्वेंसी वही लेते हैं अपन 40, 30, 20 और 10, ठीक है। अब यहां पर तुम्हें क्लासे नहीं गिवन है, यहां पर बता रखा है भाई मिड वैल्यू 5 है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 5 नंबर 40 लोगों के आए हैं, मैं कह रहा हूं कोई ऐसी क्लास जिसकी मिड वैल्यू 5 है, उसकी फ्रीक्वेंसी 40 है। तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर आप इसी को सॉल्व करके मीन मीडियन मोड निकाल दोगे तो आपका आंसर 5, 15, 25 या 35 में से कुछ एक आ जाएगा, ठीक है। बट द पॉइंट इज दैट वो एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये तो मिड वैल्यू है भैया, एक्चुअल पूरा डेटा कितना है वो तो हमें पता ही नहीं है। तो हमें मिड वैल्यू को कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे? बहुत आसान है, देखो स्टेप लिखता हूं मैं यहां पर। स्टेप 1, डिफरेंस बिटवीन टू मिड वैल्यूज। दो मिड वैल्यू के बीच में डिफरेंस देखिए, 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, कितना आ रहा है? 10 का डिफरेंस आ रहा है। कैसे भी आप निकाल लो, मैंने निकाला 15 माइनस 5। स्टेप 2, इसको डिवाइड कर दो 2 से, कितना आया? 10/2 दैट इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब क्या करना है, हर क्लास में से एवरी क्लास, स्टेप 2 माइनस एंड प्लस। जो स्टेप 2 में आया है, हर क्लास में जो भी आपके पास वैल्यू है उसमें से माइनस कर दो, उसको ऐड कर दो। मतलब ये 5 है, इसमें से ये वाले 5 को माइनस करो, कितना आया? 0। और इस 5 में ही इस 5 को जोड़ दो, कितना आ गया? 10। सिमिलरली ये 15 है, इसकी दो वैल्यू निकालने के लिए एक बार 5 माइनस, एक बार 5 ऐड, ये आ गया 10, ये आ गया 20। समझ गए? जो डिफरेंस आया है उसका डिवाइड बाय 2 किया, और डिवाइड बाय 2 करने के बाद जो आया उस मिड वैल्यू में से उतना हटा भी दिया, उतना जोड़ भी दिया, क्लास बन गई पूरी की पूरी। 20 से 30, 30 से 40। यहां तक क्लियर हो गया? आसान है, इजी है, सिंपल है, क्लियर। चलो ये 4 प्रकार की आपकी सीरीज हो गई। अब बात करते हैं पांचवी और अंतिम सीरीज की। भैया ये सीरीज जो है ये आपके बहुत काम आएगी, और इस सीरीज का हम कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, ठीक है। हम इसको बना के बताएंगे, चलो बढ़िया है, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा, है ना। डायरेक्टली नहीं कराएंगे, बना के बढ़िया से तरीके से बताएं। बात करते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव इस शब्द को पकड़ते हैं, कम्युलेटिव का मतलब होता है एडिशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या है? फ्रीक्वेंसियों को जोड़ते जाओ, ये कहलाती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब जो एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज है ये दो प्रकार की होती है, एक कहलाती है मोर देन, एक कहलाती है लेस देन। डरने की जरूरत नहीं है, अपन एक टेबल बनाते हैं और उससे समझते हैं कि ये सीरीज बनती कैसे है। अभी तक की जो सीरीज थी वो क्वेश्चन में गिवन थी, ये सीरीज हमें बनानी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि इसकी मदद से मीडियन निकालना बहुत आसान है। मोर देन लेस देन निकालो, दोनों को भिड़ा तो जो आंसर है वो मीडियन है, करके ही बताएंगे अगले चैप्टर में। देखिए ये हुई हमारी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये मान लेते हैं हमारे मार्क्स, वही लेते हैं हम 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ठीक है। फ्रीक्वेंसी भी वही ले लेते हैं, 40, 30, 20 और 10, ठीक है। अब इसके अंदर दो प्रकार की सीरीज बनती हैं, एक एक करके समझते हैं। पहले अपन बात करते हैं लेस देन सीरीज। क्या बोलते हैं इसको? लेस देन सीरीज, जहां पर हम बताते हैं कि इससे कम कितने हैं, और इस सीरीज को बनाने के लिए हम हर क्लास की अपर लिमिट का इस्तेमाल करते हैं। मतलब यहां पर हम अगर इसको लेस देन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कैसे करेंगे? ध्यान से देखो, हम लिखेंगे लेस देन 10। क्या लिखा हमने? लेस देन 10। सर 10 क्यों लिखा, 0 क्यों नहीं लिखा? लेस देन 0 तो कुछ होगा ही नहीं ना। इस सीरीज में जो भी लोग हैं वो लेस देन 10 है, तो हमने क्या करा? इसको लेस देन 10 लिखा। सिमिलरली अगले को लिखा लेस देन 20, अगले को लिखा लेस देन
30, अगले को लिखा लेस देन 40। यहां तक कोई क्लियर है? तो हमने इसको क्या करा, लेस देन सीरीज में कन्वर्ट करा। अब जब इसको लेस देन में कन्वर्ट करेंगे ना तो इसकी फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी। क्यों बदल जाएगी, ध्यान से समझो। अगर मैं बोल रहा हूं लेस देन 20, इसका मतलब क्या है, वो सभी बच्चे जिनके 20 से कम आए हैं। अब एक बात बताओ, 20 से कम वाले 15 भी हैं, मतलब 15 नंबर जिसके हैं वो भी 20 से कम है, 12 नंबर जिसके हैं वो भी 20 से कम है। अच्छा, 6 नंबर जिसके हैं वो भी तो 20 से कम है, 3 नंबर जिसके हैं वो भी तो 20 से कम है। तो यानी कि इस लेस देन 20 में ये 30 बच्चे तो हैं, पर इसके साथ साथ ये 40 बच्चे और हैं, क्योंकि ये 10 से भी कम है। हमने तो बोला लेस देन 20, लेस देन 20 में तो 10 से कम वाले भी काउंट हो गए सारे के सारे। लेस देन 30 में 30 से कम वाले सब काउंट हो गए, सारे के सारे, 20 से 30 वाले, 10 से 20 वाले, 0 से 10 वाले। तो यहां पर इनकी फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी। देखो कैसे लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, ये सिर्फ फील का खेल है। जब हम लेस देन मोर देन बनाते हैं ना, तो आपको सिर्फ फील करना चाहिए कि यार क्या हो रहा है, अच्छा इसका मतलब क्या है, बस इससे आंसर आ जाएगा। कोई लॉजिक नहीं, बस इससे आंसर आ जाएगा। देखो लेस देन 10, इस सीरीज में कितने बच्चे हैं जिनके 10 से कम मार्क्स हैं? आप बोलोगे सर 10 से कम मार्क्स वाले तो ये हैं, 0 से 10 में जितने भी है सबके 10 से कम है। टोटल कितने बच्चे हैं? 40 बच्चे हैं। 10 नंबर वाले तो अगले काउंट होंगे। लेस देन 20, 20 से कम वाले, सर 20 से कम वाले 30 तो ये रहे, और ये जो 0 से 10 वाले हैं ये भी तो 20 से कम है, तो इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 70। कैसे निकली है 70? इट्स 30 प्लस 40। 40 क्यों? क्योंकि 20 से कम यहां पर लिखा हुआ है। जब मैंने बोला 20 से कम वाले खड़े हो जाओ, तो उसमें ये क्लास वाले भी खड़े हुए और ये क्लास वाले भी खड़े हुए। मैंने बोला 30 से कम वाले खड़े हो जाओ, तो ये भी खड़े होंगे, ये भी खड़े होंगे और ये भी खड़े होंगे, टोटल हो गया 90। मैंने बोला 40 से कम वाले खड़े हो जाओ, तो बोले सर सभी 40 से कम आए। लो भाई, समझ गए? क्लियर है? ये हो गई तुम्हारी लेस देन सीरीज, और इसको बनाने के लिए हमने अपर लिमिट ऑफ एवरी क्लास का इस्तेमाल करा है। क्लियर? इजी? ठीक है। देखो, आप चाहो तो कन्वर्ट कर सकते हो, अभी अपन कन्वर्ट भी कर लेंगे एक बारी कि अगर लेस देन गिवन हो तो नॉर्मल सीरीज कैसे बनाते हैं। ठीक है ना? देखो, अब बात करते हैं मोर देन का। मोर देन दूसरे प्रकार के सीरीज, इसको बनाने के लिए हम लोअर लिमिट ऑफ क्लास का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देखो मोर देन, लोअर लिमिट का इस्तेमाल करेंगे आप। मोर देन 0, मोर देन 10 तो अगले हो जाएंगे। अगले वाली को क्या लिखेंगे? मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30। क्लियर हो गया? आसान है, इजी है। ठीक है, अब समझो कैसे लिखनी है इनकी फ्रीक्वेंसी। मैंने बोला 0 से ज्यादा, मोर देन 0, जितने भी हैं खड़े हो जाओ। तो आप बोलोगे सर 0 से ज्यादा तो फिर सबके ही हैं, तो 0 से ज्यादा तो सबके नंबर है ना, 10 वाले भी हैं, 5 वाले भी हैं, 15 वाले भी हैं, 35 वाले भी, 39 वाले भी, 40 वाले, 50, जितने भी होंगे सब खड़े हो जाएंगे। तो बिल्कुल सही बात है। तो जब मैंने बोला मोर देन 0, तो सारे के सारे 100 बच्चे खड़े हो जाएंगे। इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 100। कैसे निकाला? सब। जब मैं बोल रहा हूं मोर देन 10 वाले खड़े हो जाओ, वो बच्चे खड़े हो जाओ जिनके 10 से ज्यादा नंबर है। तो आप बोलोगे सर सब खड़े होंगे, बस ये रह जाएंगे, सब खड़े हो जाएंगे, 10 से ज्यादा वाले नंबर वाले सब खड़े हो जाएंगे, पर ये रह जाएंगे, ये तीनों खड़े हो जाएंगे। तो ये रह गए, तो 10 से ज्यादा वाले कितने बच्चे हैं? 60 बच्चे। मैंने बोला 20 से ज्यादा जितने भी हैं खड़े हो जाओ, जिनके भी मार्क्स 20 से ज्यादा है वो खड़े हो जाओ। तो कौन कौन खड़ा होगा? ये ग्रुप खड़ा हो जाएगा और ये ग्रुप खड़ा हो जाएगा, ये दोनों बैठे रहेंगे। 30 30 से ज्यादा जितने भी हैं सब खड़े हो जाओ। तो बोलोगे सर ये तीनों बैठ जाएंगे, सिर्फ यही बैठे खड़े रहेंगे। समझ गए? क्लियर है? ये कहलाती है मोर देन। यहां पर क्या काम आया? कोई लॉजिक काम आया? यहां पर सिर्फ आपका फील काम आएगा। मैं लॉजिक दे सकता हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि मोर देन लेना है तो पहले में 100 कंप्लीट फ्रीक्वेंसी जितनी होती है वो आती है, उसके बाद वो एक ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी माइनस कर दो, अगली ऊपर की माइनस कर दो, ऊपर की माइनस कर दो, ऐसे भी लगा सकते हो। ठीक है, और इसमें जोड़ते चलो, ऐसे बोल सकता हूं। पर क्या हो कि अगर आप इस चीज को समझ जाओ ना, भूल गए तो क्या करेंगे? उस समय कौन सा फॉर्मूला कौन याद दिलाने आएगा? तो सच हम समझ गए,
ठीक है? चलो, अब मान लेते हैं आखिरी चीज़ कि आपको किसी ने कन्फ्यूज़ करने के लिए ऐसा कुछ दे दिया और बोला भाई नॉर्मल सीरीज़ बनाओ इसकी। तो ठीक, नॉर्मल बनाओ, बना देंगे। क्या दिक्कत है? देखो भाई, पहले तो अपने को ये पता करना पड़ेगा इसकी क्लास लिमिट क्या बनेगी, है ना? कि कितने-कितने का गैप बनेगा। लेस देन 10 है, लेस देन 20 है, लेस देन 30 है। सबके बीच में 10-10 का गैप है। तो यानी कि क्लास इंटरवल आपका 10-10 का बनेगा, ये तो क्लियर है। ये मत कहना सर 5 माइनस कर दो, 5 जोड़ दो, मिड वैल्यू नहीं है, मिड वैल्यू नहीं है। इसलिए ये अपर लिमिट है। ये क्या है? ये अपर लिमिट है। क्वेश्चन में पहले ही बता रखा है आपको। लेस देन सीरीज में अपर लिमिट का इस्तेमाल होता है। तो लेस देन सीरीज है, अपर लिमिट है, तो ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, ये 50 है। तो लोअर लिमिट क्या हो गई इनकी? इसकी लोअर ये 40, इसकी 30, इसकी 20, इसकी 10, तो इसकी 0। अब आपको इनकी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ध्यान से समझना। सादा फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? मैं बोल रहा हूं लेस देन 10 में 4 बच्चे खड़े हुए। लेस देन 10 जब मैंने बोला, चिल्लाया 10 से कम जितने हैं खड़े हो जाओ, तो 4 बच्चे खड़े हुए। तो अब बताओ 0 से 10 में कितने होंगे? हाँ बोलोगे सर यही है। लेस देन 10 में वही बच्चे हैं जिनके 0 से 10 है। मैंने बोला जब मैंने लेस देन 20 का नाम चिल्लाया तो टोटल 20 बच्चे खड़े हुए। ये बताओ 10 से 20 में कितने हैं? देखना, लेस देन 20 में टोटल 20 बच्चे खड़े हो गए। किसी के 15 नंबर, किसी के 18 नंबर, किसी के 5 नंबर, किसी के 3 नंबर, ऐसे करके बहुत सारे 20 बच्चे खड़े हो गए। मैं पूछ रहा हूं 10 से 20 में कितने हैं? तो आप बोलोगे सर रुको, 0 से 10 में 4 हुए थे, है ना? 20 तक में 20 खड़े हो गए। तो सर इनमें से 4 बच्चे तो वो होंगे जिनके 10 से कम मार्क्स आए हैं। जिनके 10 से कम मार्क्स आए, टू बी मोर स्पेसिफिक, इसमें से इसको माइनस कर दिया 16। 4 बच्चे वो थे जिनके 10 से 20 है। लेस देन 20 में 20 खड़े हो गए, तो 4 को हटाओ। अब मैंने बोला लेस देन 30 खड़े हो जाओ। तो आप बोलोगे लेस देन 30 में सर 40 स्टूडेंट खड़े हो गए। अच्छा, इनमें से पहले कितने खड़े थे? आप बोलोगे सर टोटल 20 बच्चे थे जो लेस देन 20 में भी खड़े थे। बचे हुए कितने रह गए? 20। मैंने बोला लेस देन 40 में 48 बच्चे खड़े हो गए। अच्छा सर, इससे पहले लेस देन 30 में कितने खड़े थे? 40। तो हटाओ ना उनको, बाकी बचे हुए 8 बच्चे हैं इस वाली क्लास के। सिमिलरली तो आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बस फील पकड़ना पड़ेगा कि कैसे काम होता है। तो बालक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इस सीरीज को बनाते हैं और कैसे ये सारा काम करते हैं। ये कक्षा काफी बढ़िया रही और इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो जरूर बता दें। इस चैप्टर के नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बिजनेस स्टडीज 5 मिनट के अंदर पूरी खत्म है, अकाउंटेंसी का थ्योरी पूरी खत्म है और माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरी खत्म है। स्टार्ट हम कर ही रहे हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। इस सभी चीजों को चैनल पे मिल जाएगी, देख लेना। चैनल नया है तो हो सकता है आप पहली बार चैनल पे मेरे को देख रहे हो और ये शक्ल हो सकता है आप पहली बार देख रहे हो तो एक बार लाइक ठोक देना। वीडियो में यहाँ तक पहुंचे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता है अगली वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग।